जन कल्याण संगठन सदैव ही अग्रणी रहा है। जब जब शहर में कोई समस्या आई है, जन कल्याण संगठन ने अपनी पूरी ताकत उसके लिए लगाई है। बात कोरोना काल की हो या किसान आंदोलन की, बिजली पानी का मुद्दा हो या फिर सड़कों का मुद्दा, जन कल्याण संगठन हमेशा ही आगे रहा है। इसी को लेकर संगठन के प्रदेश संयोजक कमल सिंह प्रधान से बात करते हैं। प्रधान जी, क्या क्या समस्याएं हैं फिलहाल शहर में और ज़िले में जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अजय सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से आपने कोरोना काल में या जो समस्या शहर की था, बिजली की थी, पानी की थी या रेलवे से संबंधित समस्या, जो भी समस्या थी उनको आपने दैनिक जागरण जो आपका उसके माध्यम से आपने उठाया, इसके लिए समाज आपका हमेशा धन्यवाद करेगा और आपका स्वागत भी करता है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को उठाते हो। और रही हमारा युवा कल्याण संगठन, जिस प्रकार से हमने काम किया है, हमारा युवा कल्याण संगठन जब हमने गठन किया था 1992 में, और तब से लेकर आज तक हमारे जितने भी संगठन के साथी हैं, उसमें खास बात तो ये है कि वो सभी बिरादरी के उसमें शामिल हमारे साथी हैं और सब सोशल आदमी हैं। तो हमने एक ही संकल्प लिया था कि सामाजिक जो बातें होंगी उसको हमने उठाना है, जो सामाजिक समस्याएं होंगी, और जो आज सबसे बड़ी समस्या आई हुई है, चाहे भ्रूण हत्या की है, चाहे पेट पर्यावरण दूषित होते होने की बात है, चाहे लड़का लड़की में जो भेद है या नशा है, इन सारी चीज़ों को मैंने उठाया है। कोरोना काल था, जो पहली वेव आई थी, उसके अंदर हमने जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी, और पहली बार सिविल हॉस्पिटल में इतना संसाधन नहीं था कि अचानक कोरोना का प्रवेश हुआ था, सरकार की तैयारी नहीं थी। तो हमने उसकी तैयारी के लिए जो उनके इक्विपमेंट थे वो चाहिए थे, चाहे पीपी किट था, चाहे सैनिटाइज़र था, या और भी जो भी चीज़ें थी वो हमने पूर्ण कराई, और दवाइयाँ भी हम लोगों को दी, और लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क भी बांटे हैं, सलम बस्ती में जाके उनको जो सूखा राशन वो देने का काम किया है, होल्डिंग के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि आप ऐसे ऐसे करें। और जो दूसरी वे थी उसमें भी हमने दिन रात मेहनत करी, क्योंकि उसकी तैयारी सरकार की बिल्कुल भी नहीं थी। ऑक्सीजन कमी थी, पैनिक स्थिति हो गई थी। हमने खुद ने, हमारा जो युवा कल्याण संगठन है, उन्हें जो क्या ना ऑक्सीमीटर भी लिए, जो टेम्परेचर वाले लिए थे। लोगों को कई तो ऐसे थे जिनकी ऑक्सीजन पूरी होते हुए भी वो पैनिक हो गए थे कि हमारी कम होगी। हमने सिविल हॉस्पिटल से इमरजेंसी हमने की चेकिंग भी करी और दूसरे भी हमने कार्य किए। तो हमारा प्रयास ये रहा कि जो सरकार जो करे वो अलग चीज़ है, लेकिन संगठन अगर आगे नहीं आते तो मैं मानता कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से दूसरी वेव में जो कोरोना आया था, और अगर संगठन काम नहीं करते तो सरकार फैले हो जाती, और जितनी अब संख्या में लोग इसमें मरे हैं या ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, तो मैं मानता हूँ उसे 4-5 गुना संख्या और भी बढ़ सकती थी। युवा कल्याण संगठन ने जो पहल की लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने की, पीपी किट पहुँचाने की, या मास्क पहुँचाने की, या सैनिटाइजर पहुँचाने की, इससे आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा पहले सरकार जागरूक हो जाती और संगठन और उसी ऊर्जा से काम करते तो स्थिति कुछ समझ सकती थी? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, सरकार ने पहले जब वे आई थी तो उनको सबक लेना चाहिए था। अभी दूसरी वे इतनी खतरनाक थी कि सरकार ने वे नहीं, और तीसरी वे भी आने वाली है। अगर सरकार अब भी सबक नहीं लेगी। अब और एक बताता हूँ जी, सच्चाई की बात है कि हमारा खाला युवा कल्याण संगठन नहीं, इसे हजारों संगठन थे जिन्हें निस्वार्थ काम किया है और दिन रात लगे रहे। वो भी सारे अगर संगठन मिलके इसमें नहीं लगते ना, तो सरकार की तैयारी जीरो थी। प्रधान जी, तीसरी वेव की भविष्यवाणी की जा रही है और कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो हमारी सरकार है, प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो अब तक जो काम कर रहा है वो धरातल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ कागजों में नज़र आ रहा है, दावों में नज़र आ रहा है। तो ऐसे में स्थिति कैसे संभलेगी? देखिए, अगर अब की बार भी सरकार पूरी तैयारी नहीं करती है तो मैं मानता हूँ सरकार की मनसा में शक पैदा होता है, और सरकार को शक के दायरे में लोग लेंगे। क्योंकि देखो, अब तक तो मैं खुद कहता हूँ, मैं कोई सरकार का समर्थक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि सरकार की तैयारी नहीं थी, फिर भी सरकार ने जो कुछ किया हम उसको ज़्यादा उसकी आलोचना नहीं कर रहे। अगर तीसरी वेव में ये सारे संसाधन, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं, और सरकार WHO ने भी कह दिया कि ये बच्चों को प्रभावित करेगी, और उसके बाद में सरकार तैयारी नहीं कर रही है,
अगर वो नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, दिखावा के लिए रोज़ फोटो आते हैं अखबार में, टीवी में दिखाते हैं कि हमने पूरी कर दी है, जो बच्चों को डॉक्टर भी रख लिए, नर्सिंग सिस्टरों को हमने ट्रेनिंग भी दे दी, अगर ये दिखावा है तो मैं मानता हूँ कि इससे फेलियर सरकार, और सरकार अगर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है तो मैं मानता हूँ इससे जो बेहूदी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। प्रधान जी, जो विशेषज्ञ हैं वे कहते हैं कोरोना जो बीमारी थी, जिस तरह उसने फैलाव लिया, उसको अगर समय रहते इंतजाम होते तो उस पर काबू पाया जा सकता था। सरकार फेलियर रही या कुछ भी रहा, लेकिन आपने ये नोट किया कि जहाँ जहाँ जो प्रयास किए गए वो नाकाफ़ी रहे सरकार की तरफ से भी। इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने जो प्रयास, देखो मैं सरकार की पूरी आलोचना इसलिए नहीं करना चाहता कि सरकार ने जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं करी, लेकिन उसके बाद में सरकार ने कोशिश तो करी थी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ सरकार तीसरी वेव में अगर ऐसी आधी अधूरी तैयारी करेगी ना तो लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब तो दूसरी वेव में लोगों ने जैसे तैसे करके संगठनों ने मिलकर सरकार का सहारा लगा दिया, तीसरी वेव बच्चों में आएगी और बच्चे उनके इतना वो मैच्योर नहीं होते। अब ये जो वे आई थी तो बुजुर्गों में या नौजवानों में आई थी जिनमें अच्छी शक्ति भी थी, अपनी इम्यूनिटी शक्ति भी बढ़िया थी और समझ भी थी। छोटे बच्चे थोड़े पैनिक ज़्यादा होंगे और छोटे बच्चों को बिल्कुल कोई भी नहीं देखना चाहता। अगर ऐसा सरकार पूरी तैयारी नहीं करती है तो मैं मानता हूँ सरकार की सबसे बड़ी फेलियर होगी। और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इसको हल्के में ना ले, क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव 100% आएगी, इसको रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि वायरस इतना ज़बरदस्त फैला हुआ है। ये पूरा जो 2021 है इसमें इस वायरस का खात्मा होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सरकार को बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। और सरकार तीसरी वेव जब WHO और सारे डॉक्टर वगैरह सब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बच्चों को प्रभावित करेगी, तो मैं मानता हूँ ये भारत देश के भविष्य का सवाल है। इसमें सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा सरकार को या दूसरी सरकारें हैं उनको बिल्कुल सतर्क से सचेत रहना के और पूरी तैयारी के साथ इसमें जितना भी संसाधन लगे उतना लगाना चाहिए। सरकार कोरोना काल में लॉकडाउन लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, जब तक आम आदमी तक वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचेगी तो आम आदमी घर में कैसे रह पाएगा। देखिए सैनी साहब, आपकी बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन में सरकार कहती है बाहर नहीं निकलना, सरकार कहती है प्रोटोकॉल का इसका कोरोना का पूरा करो। अच्छी बात है, लॉकडाउन से चैन टूटी है, कोरोना भी कम हुआ है, लेकिन सरकार को जब शुल्क ले रही है, आप पानी का भी बिल ले रहे हो, आप बिजली का भी बिल ले रहे हो, आप सड़कों का टोल टैक्स भी ले रहे हो, और आपने साहब कुछ करा नहीं। भिवानी के अंदर खास तौर पर मैं हरियाणा की बात और गाँव की बात करना चाहता हूँ, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ, जो मौलिक अधिकार है पीने का पानी वो भी लोग मोल ले के पी रहे हैं। गांव में जो हमारा पशुधन है उसके लिए जो जितने तालाब हैं, जोड़ हैं, वो सारे खाली पड़े हुए हैं। नहरी पानी की इतनी बड़ी स्थिति है कि लगभग अब 1100 क्यूसेक पानी आज नहरी का कम आ रहा है पिछली उससे। तो ये मैं मानता हूँ ना पीने का पानी है, ना नहरी पानी है, ना पशुधन के लिए पानी है। और बिजली का तो शहर में, तो गाँव का तो बहुत बुरा हाल है। आप शहर में देख लो पूरा इतना लंबा कट लगता है। तो मैं मानता हूँ ये तीन स्वास्थ्य, ये तीन चीज़ें, शिक्षा का तो भट्ठा वैसे ही बैठ गया क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं उसने सरकार का भविष्य की भी लॉकडाउन में बिठा दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत जो जरूरतें हैं उन्होंने, ये तीनों चीज़ें सरकार पूरी नहीं कर रही। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिजली का बिल पूरा आता है लेकिन लाइट कितने घंटे मिलती है आपको पता है, इस बात का बुरा हाल है। पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी से मोल लेना पड़ता है। जब सरकार कहती है भाई एक आदमी को हम इतना पीने का पानी का उपलब्ध कराएंगे, बड़े बड़े होल्डिंग पोस्ट लगा दी कि मैसेज कर रहे हैं, तो रातल पर कुछ भी नहीं है। युवा कल्याण संगठन ने हर तरह पहल की। कोरोना काल में कई दिक्कतें और भी आई लोगों को, बाजार में सामान महंगा हो गया और कोई आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खरीदता है, लेकिन वो कितने दिन चलेगा राशन। तो ऐसे काल में जो प्रवासी मजदूर थे उनको या तो शहर छोड़ के जाना पड़ा या फिर वो समाजसेवी संगठनों के आश्रय रहे और उनका टाइम कटा। क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि जो लोग बेरोजगार हो गए, जिनका रोजगार छिन गया, उनकी भी मदद की जाए। देखो सरकार सबसे बड़ा अगर किसी को मार लगी है तो प्रवासी मजदूरों को लगी है या जो दिहाड़ीदार मजदूर थे बेचारे उनको लगी है। सरकार ने कागजों में कह दिया अभी इनको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना चावल दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनको कुछ भी नहीं मिला। अगर सामाजिक संगठन
ऐसे तैयारी नहीं करता। पिछली बार कितने आदमियों को खाना खिलाया। सरकार ये बता दे कि एक भी आदमी को खाना दिया हो, कागजों में दे दिया मुझे नहीं पता, लेकिन धरातल के ऊपर आप पूरी भिवानी के अंदर या जितने ब्लॉक हैं भिवानी में, दादरी में, आप कहीं भी जाके पता कर लो कि सरकार ने उपलब्ध कराया हो। जिसने भी कराया हो सामाजिक संगठन या पंचायतों ने उपलब्ध कराया था, या जो भी अपनी इच्छा से जिसने मदद करी वो अलग चीज़ थी। वो प्रधान जी, एक मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ये दावा लंबे टाइम से कर रही है, लेकिन वर्तमान में जो बेटियों की स्थिति है, दिन प्रतिदिन नए नए हादसे होते हैं, कहीं मारपीट, कहीं छेड़खाने, कहीं हत्या बलात्कार, सब कुछ होता है। उसके बावजूद सिर्फ सरकार लिपापोती करती है। तो इस मिशन में सरकार को क्या करना चाहिए? देखो इसमें सरकार की तो फेलियर तो इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार आज माँ बाप जब को बच्चे को बाहर भेजता है तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि बच्ची सुरक्षित आएगी नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आदमी खुद सुरक्षित नहीं है, लड़का लड़की में भेद नहीं करे, बड़े बड़े बात कर दिए रेसों में भी। देखो आज दो चीज़ है, सरकार की तो फेलियर, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। सरकार ने जो पूरे प्रबंध करने जो कर नहीं रही, जो आदमी ऐसा करता है उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि उनको ऐसी सजा प्रावधान भी किया है। लेकिन सरकार की तरफ से वो जब केस डालते हैं तो तरह तरीके की उसमें खामियां छोड़ देते हैं जो पूरी नहीं कर पाते। दूसरी ये है कि जो हमारा सामाजिक ढांचा भी है ना, वो भी बड़ा गिरावट में आ गया है। वो इसलिए गिरावट में आ गया है कि हमारा जो बच्चों की आने वाली पीढ़ी है ना, उसके अंदर सोच ही बदल गई है। पहले क्या होता था कि गांव में कोई भी आदमी था, कोई रिश्तेदार था, बेटी थी, सच्ची बिरादरी की थी, वो अपनी बेटी मानते थे। और अगर कोई रिश्तेदार आ भी जाता था उसको भाई कहते थे बटे हुआ है या हमारा वो है। लेकिन अब इतनी गिरावट आ गई कि गांव में भी ऐसी बात होगी, शहर में होगी, गली में ऐसी बात होगी। तो इसमें सामाजिक गिरावट भी आई है और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। ये खाली ये नहीं है कि हमने इतना रेशो कम कर दिया, इतना कर दिया, बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप है ना बेटियों को बढ़ावा दो और ज़्यादा, और उनको सुरक्षा की गारंटी दो, उनको आत्म सुरक्षा के क्लासेस लगाओ। अब सरकार कहते हैं योगा क्लास लगाए। मैं कहता हूँ कि हर स्कूल में, हर छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल में, कॉलेज में इनकी आत्म रक्षा के लिए योगासन और दूसरे भी जो कराटे हैं या दूसरी बात है उनको इतना मजबूत करो, मनोबल ऐसा बढ़ाओ, मनोवैज्ञानिक भी उनको इतना करो। बेटी आप किसी चीज़ में कम नहीं हो, आप पढ़ाई में भी कम नहीं हो, आप खेल में भी कम नहीं हो। और सच्चाई बात यह है कि लड़कियों ने जो काम करके दिखाया है, अभी 2 लड़की भिवानी की थी, पूजा बोरा, 3 जैस्मिन और के नाम है साक्षी ढांडा। इन्होंने जिस प्रकार एशियन गेम में जिस बार मेडल लिए हैं, हमारे अलग पर चले जाओ आप, जो फुटबॉल की लड़कियां हैं आज पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम चमका रखे हैं। तो लड़की ना खेल में कम है, ना शिक्षा में कम है, और ना तकनीकी शिक्षा में कम है। फौज में हमारी बेटी जा रही है। सिर्फ उनको ना मोटिवेट करना, और सरकार की पॉलिसी है वो धरातल पर ले आनी चाहिए, खाली कागजों में नहीं रहनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ ये समस्या दूर हो जाएगी। प्रधान जी, नशे की प्रवृत्ति जो है, नशा तो पहले भी होता था, लेकिन पिछले 1 दशक में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो भी उस लत में जकड़ा जा रहा है। तो ऐसे में कोई जागरूकता अभियान सरकार को नहीं चलाना चाहिए या सख्ती निकलनी चाहिए? सहनी साहब, आपने एक ऐसा सवाल कराया है, इसके लिए मैं आपका जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना ही कम है, क्योंकि आज सब समस्याओं से बड़ी समस्या नशा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भिवानी शहर के अंदर इतनी जगह खाली शराब नहीं, दूसरा नशा जो खोखला करे डिम्ब की तरह जगह जगह बिक रहा है। और मैं मानता हूं ये गुप्तचर हैं, जो सरकार की पुलिस है या सरकार के जो भी एजेंसियां हैं, ये क्या कर रही हैं। आप आज पैसे दो कि मुझे स्मैक चाहिए, हीरोइन चाहिए, फलानी चीज़ चाहिए, वो भिवानी में या दूसरे गांव में उपलब्ध हो जाती है। हमारा युवा कल्याण संगठन इस मामले में पहल कर रहा है। हमने सेमिनार भी करे थे और जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको बुलाया था, उनकी काउंसलिंग कराई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर एक बच्चा समय लेता है ना, अगर उसके शरीर में चली जाती रहे, एक महीने ले लेता तो उसकी आदत पड़ जाती है। और मैं मानता हूँ ये जो पंजाब में जो असर है ना, वो हरियाणा में बराबर आ गया है। अगर सरकार चेती नहीं, सरकार किसी की हो चाहे आगे किसी की आओ, अगर सरकार चेती नहीं तो इतना विकराल रूप धारण करेगा, ऐसा घर नहीं बचेगा जिसके अंदर समय के आयरन या दूसरी जो नशे हैं
जिससे शरीर का भारी नुकसान होता है, वो घर घर में हो जाएगा। और फिर वो बच्चा जो हमारा देश का भविष्य है ना, वो अंधकार में चला जाएगा। जिन बच्चों से हमें उम्मीद है, आपके जैसे निगी सैनी साहब, ऐसे बड़े बड़े घरानों के बच्चे, छोटे छोटे वो भी जो स्कूल में जाने वाले बच्चे, वो भी समय कर हीरोइन का प्रयोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी टीस है और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, माँ बाप से करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखो। ये जो 8 से लेकर और +2 तक जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इन पे खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ऐसे गिरोह पैदा हो गए हैं जो इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। प्रधान जी, आपको ये नहीं लगता कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में इसलिए भी पड़ गई क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? सरकार प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कितने रोजगार हैं जो एक आदमी के सम्मान के रूप में मिल सकते हैं? सरकार की 3 पॉलिसी गलत है। स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी बनाई थी, मैं कहता हूँ भिवानी के अंदर आज से 25 साल पहले थोड़ा नशा बढ़ा था, लेकिन स्पोर्ट्स जब आ गया है भिवानी के अंदर, चाहे कोई फैकल्टी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे एथलीट जो भी है, लड़के इतने निकले हैं। और मैं गौरव फख्र के साथ कह सकता हूँ कि भिवानी में जितने स्पोर्ट्स के बेस पर नौकरी लगी है ना, शायद कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगी। अब सरकार को स्पोर्ट्स को थोड़ा बड़ा बढ़ा देना चाहिए। क्यों? जो बच्चा स्पोर्ट्स में चला गया ना और उसको ये दिखता है इसमें तेरा भविष्य ठीक है और तेरे नौकरी मिल जाएगी। अब जो सरकार की पॉलिसियाँ खेल नीति, उसमें तो कई दिन तो उनको इनाम ही नहीं मिलता या जो स्पोर्ट्स में जो कोटे हैं उसको तरीके से घुमा फिरा के वो बच्चे वहीं रहते हैं। तो एक तो खेल नीति में सरकार को सुधार करना चाहिए कि जो नेशनल स्तर का है या स्टेट स्तर का है या इंटरनेशनल स्तर का है, उनकी अलग अलग फैकल्टी बना दो, नौकरी देने का काम उसमें करना चाहिए और जो कोटा है उसको बढ़ाना चाहिए। एक काम तो ये सरकार को ये करना चाहिए। दूसरा, सरकार विज्ञापन निकाल देती है भी नौकरी मिलेगी, ये सही बात है। अगर किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो बच्चा या तो अपराध की दुनिया की तरफ जाएगा या नशे की तरफ जाएगा। तो सरकार को उनका रोजगार मुहैया कराने की गारंटी देनी चाहिए। हर घर में जो रोजगार की बात कही थी ना, वो धरातल पर लानी चाहिए, नहीं तो ये नशा और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगार आदमी है ना, वो उसका दिमाग में डिप्रेशन हो जाता है। वो फिर डिप्रेशन में है ना सहारा लेता है, या तो जाएगा गुंडागर्दी करेगा वो, या फिर नशे की तरफ जाएगा। तो सरकार को उनकी सुरक्षा की, भविष्य की गारंटी के लिए रोजगार प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी हो, लेकिन उसमें बढ़ाने चाहिए। खाली ये नहीं कि विज्ञापन निकाल दिया अब क्या हो रहा है कि आज विज्ञापन निकाल दिया, 3 दिन बाद से विज्ञापन को रद्द कर देते हैं, फिर दोबारा भर्ती शुरू इसमें दोबारा करो। तो बच्चे कितना पैसे लगता है, तो सरकार को चीज़ करनी चाहिए। और तीसरा है ना, हर कॉलेज और स्कूल के अंदर काउंसलर नियुक्त करने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, या पुराने जो शिक्षाविद रिटायर हो गए हैं उनको बुला के उनके लेसन करवाने चाहिए और उनको बताना चाहिए बेटा घबराओ मत, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत हो, दूसरी कोशिश करो, ये करो वो करो। यानी उनको मैगोनिक सपोर्ट मिलनी चाहिए और घर में भी मिलनी चाहिए और स्कूलों और कॉलेजों में भी मिलनी चाहिए। तो ये नशे से कम हो सकते हैं, तो ताकि हमारा भविष्य बच सकता है। प्रधान जी, पिछले कुछ समय से, कोरोना काल से पहले भी लगा लो, जो बसें ग्रामीण क्षेत्र में दौड़ती थी उनका निजीकरण कर दिया। और निजीकरण के बाद हालत ये है कि गांव में तो वो बसें पहुंचती नहीं है, वो सीधा अपने रूट पे चली जाती हैं। और गांव के बच्चे जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और ITI जहाँ भी वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ तक पहुँचने में परेशानी झेलते हैं। देखो सैनी साहब, ये बात आपकी ठीक है, जो चुने प्रतिनिधि है ना, अब जैसे मैं चुन लिया तो मैं क्या करूँगा, मेरे सुविधा के अनुसार मैं मेरी बस जो सरकारी बस है ना वहाँ लगवा दूंगा कि इस रूट पर चलनी चाहिए, इस रूट पर चलनी चाहिए, इस रूट पर चलनी चाहिए। और जो एक्चुअल में चुने प्रतिनिधि या सरकार का जो हिस्सेदार है, मंत्री या जो भी है, उनको चाहिए कि पूरा समान दृष्टि से देखे। और निजीकरण का क्या है, मान लो 1 मिनट के लिए आपने बताता हूँ। अब किराया तो मान ले कहती है सरकार, हमने के नाम सरकारी प्राइवेट एक है, लेकिन सुविधा तो नहीं मिल रही। वो निजीकरण वाले बस वाले जरूरी थोड़े रूट पे जाएंगे, आप जैसे नहीं कि वो रूट भी चेंज कर देते हैं, सरकार के जो अफसरों से मिली भगत करके तरह तरह के रूटों पे ले जाते हैं। तो सरकार को जब निजीकरण क्यों कर रही सरकार, मेरे समझ में नहीं आ रही। निजीकरण की जरूरत है। जो सरकारी बसें हैं ना, उनको जैसे हमारी बेटी आती है, अब एक बेटी जब भेजती है और उस बस में इतनी भीड़ होती है और उसको बैठना मुश्किल हो जाता है, तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान दे के, और ये जो निजीकरण कर भी दिया है
तो उन पे के ऊपर भी लगाम होनी चाहिए। एक सवाल और है प्रधान जी, भिवानी रेलवे के मानचित्र पर करीब 20 साल पहले थोड़ा एक्टिव हुआ, कुछ ट्रेन रेलगाड़ियाँ चली, यात्रियों की सुविधा मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन सुविधाओं पर भी विराम लग रहा है। मसलन एक रेलगाड़ी चलती थी 1986 में जो शुरू हुई थी, सिरसा एक्सप्रेस। पहले वो भिवानी से तिलक थी, उसके बाद वो हिसार से तिलक हुई, फिर सिरसा से तिलक हुई, और अब सुनने में आ रहा है कि उस रेलगाड़ी को इस रूट से बंद करके वाया दादरी, रेवाड़ी, गुड़गावा, दिल्ली जंक्शन तक चलाया जाएगा। तो जो लोग नई दिल्ली शुगर बस्ती जाते थे और अपना रोजगार करते थे, उन लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं होगी? इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आज अगर दिल्ली को जाना चाहता है भिवानी में रहने वाला वासी, उसके लिए रेल है नहीं। तो मैं मानता हूँ जिस भी व्यक्ति ने कराया है, और चाहे वो कोई भी हो, उसकी सोच अच्छी नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि ये जो रेलवे स्टेशन और ये जो बनाया था उस टाइम चौधरी बंसी लाल जब रेल मंत्री होते थे, देखो उनकी बात को हम आज भी सलाम करते हैं कि उनकी सोच ठीक थी। रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन होता, ये कोई कम रेलवे स्टेशन नहीं था। जो बड़ी लाइन थी वो भी सारी चीज़ उस टाइम हो गई थी। अब ये चीज़ बढ़ानी चाहिए चुने प्रतिनिधि को, घटाने की बजाय। तो मैं तो उनसे मांग करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। आप इस ट्रेन को तो रखो, और भी ट्रेन बढ़ाओ। आप दादरी से इधर कोई दिक्कत नहीं, उधर और ट्रेन हो जाएंगी। आप रेल मंत्री से मिलके, प्रधानमंत्री से मिल ले, 3 मंत्री हरियाणा केंद्र सरकार में भी है, उनसे मिलके ये संख्या बढ़ानी चाहिए, कम करने की बजाय। क्योंकि आज रेल एक गरीब का बहुत बड़ा वाहन है, और गरीब आदमी रेल में जाएगा, बस में जाएगा, यहाँ से बस में जाएगा, वहाँ बदलो, वो बदलो, इतना किराया लग जाता है कि गरीब आदमी दे नहीं सकता। सिर्फ रेल ही एक ऐसा संसाधन, रेल के भी किराए बढ़ा दिए, वो खैर अलग बात, लेकिन उनसे कम है बसों के बेनिफिट। तो आज सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या चुने प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी मांग है, युवा कल्याण संगठन भी मांग कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेनों को रद्द करके बहुत बड़ा कुठाराघात करे जनता के साथ। उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर ऐसा सरकार ने आदेश करे हैं तो अड़के वो आदेश वापस कराएं, और भी ट्रेन बढ़ाएं, ताकि किसी को समस्या ना हो। प्रधान जी, पिछले 3-4 दिनों से जनप्रतिनिधियों में होड़ लगी हुई है कि भिवानी को अनेक नेशनल हाईवे, बाईपास की सौगात मिली है। अब वो सौगात तो जनता को मिलेगी, बात की बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि श्रेय लेने के चक्कर में है। जिला के एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद ने अलग अलग पत्रकार वार्ता की जानकारी दी कि ये स्वीकृति मिल गई है, लेकिन क्या एक आदमी अलग अलग प्रयास करता तो शहर को और ज़िले को अधिक सुविधा नहीं मिल सकती थी? देखो सैनी साहब, जो भिवानी आज से 25 साल पहले था ना, उस भिवानी में आज कोई सुधार नहीं है। अब जैसे मेडिकल कॉलेज था, मेरी बात सुनो, ठीक है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कह दिया अब इतनी ये चीज़ बनेगी, अच्छी बात है। अगर ये बाईपास बनते हैं तो लोगों को सुविधा मिलेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन धरातल पर बात है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेडिकल कॉलेज आज से 6-7 साल पहले मंजूर हुआ था। 7 साल के दौरान में काम शुरू हुआ है। 7 साल को कम पीरियड नहीं होता। तो मैं मानता हूँ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चुने प्रतिनिधि, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली चलो, लेकिन मैं या जनता एक दर्पण है, जनता देख देती है कौन कैसा कार्य कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं इनसे एक अनुरोध करूँगा कि ये जो पैसा जो है, जो आप करेंगे बाईपास 23 किलोमीटर बनेगा, अच्छी बात है, बन जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। इसको ना 1 साल के अंदर अंदर धरातल में आके दिखाएं, तब जनता को पता लग जाएगा कि कौन झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कौन सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। प्रधान जी, बाईपास को लेके तो पिछले 20 साल से मशक्कत चल रही है। कभी आउटर बनाया, किसी गांव से निकाल दिया, वो बीच में रुक गया, और पिछले 7 साल से जब से सरकार बनी, जब से भी यही चल रहा है। लेकिन हकीकत में तो कोई अमली जमा नहीं बना सका, कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि।
भाई ये चीज़ यहाँ से बन जाएगी, सिर्फ उसकी एक मानसिक स्थिति लोगों की भाप रहे हैं और लोग ताली बजा देते हैं और मामला दब जाता है। देखिए सैनी साहब, मैंने कहा ना, जनता एक दर्पण है। वो ताली जरूर बजाते हैं लेकिन हकीकत का हर एक आदमी को पता होता है। हर इंसान का खुद का निर्णय होता है। इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा जज होता है, वो बता देता है कि आदमी ठीक करे गलत करे। मैं वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज 7 साल पहले चालू होना चाहिए था वो 7 साल के बाद में चालू हो रहा है। और ये जो परियोजना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये हमारे 10 साल के बाद में आएंगी, तो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसको अगर धरातल पर ले आके दिखाएं और काम करें तो हमको ये जनता किसी बंदी हुई थोड़ी है। जनता ने कांग्रेस छुट्टी कर दी, जनता ने पहले भारतीय जनता पार्टी छुट्टी की, बड़े बड़े जो यहाँ हुए हैं सबको हराया भी है जनता ने और सराखों भी बिठाया जनता ने। तो जनता सब जानती है, इसलिए जो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है तीनों ने, वो उनसे मेरी प्रार्थना है कि तीनों मिलके और भी सबको मिलके ये 6 महीने भीतर ये सारा चीज़ा ने लेके जो ज़मीन एक्वायर करनी वो करो या जो करनी है वो सारे करके और एक काम शुरू करके दिखाएं, तो जनता इनको मानेगी। प्रधान जी, अभी आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया था, लेकिन मूल रूप से देखें तो जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है 300 बिस्तरों का, उसमें भी न केवल चिकित्सकों की कमी है बल्कि जो संसाधन है उनकी भी कमी है। मुख्यमंत्री 3 बार आए, एक बार तो आपने भी कोरोना काल में डिमांड रखी थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और वेंटिलेटर होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था 3 दिन में पूरी हो जाएगी, 5 दिन में पूरी हो जाएगी। आज तक क्या स्थिति है? देखिए ये सच्ची बात है, भिवानी का हॉस्पिटल एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और जिस व्यक्ति ने उस टाइम बनाया था उसकी सोच बड़ी ज़बरदस्त थी और स्वास्थ्य के मामले में मैं कहता हूँ मील का पत्थर साबित है भिवानी का हॉस्पिटल। इसमें मेडिकल कॉलेज की मेरे हिसाब से जरूरत तो बाद में पड़ती है, अगर इसमें पूरा संसाधन आ जाए, पूरी इसमें बिल्डिंग इतनी बड़ी है। यहाँ देखो अब CT स्कैन और MRI है, ये बाहर की कंपनी ने लगा रखी है। लोगों की नज़रों में यह है कि सरकार की है, लेकिन जो थोड़ा पैसा कम तो है, इसमें कोई दो राय की कोई बात नहीं। अगर सरकारी होती, जो MRI और CT स्कैन मान ले, चेस्ट की HRCT था जो कोरोना के दौरान होता था, वो 1800 रुपये 1900 रुपये ले रहे हैं। अगर सरकारी होता तो वो इस 200-300 रुपये में हो जाता। तो सरकार ने ये सारे संसाधन यहाँ रखने चाहिए थे जब तक PGI या मेडिकल कॉलेज नहीं बनता तब तक। तो ये मैं दूसरी बात ये कोरोना काल की बताता हूँ आपको। अब ये ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सीधा बिस्तर तक हम ऑक्सीजन ले जाएंगे। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्या RT-PCR की रिपोर्ट उस टाइम जब पैनिक स्थिति थी 4 दिन में मिलती थी? 4 दिन में मरीज की हालत इतनी ख़राब हो जाती है क्योंकि जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और आपको 4 दिन में रिपोर्ट मिले तो उसके ऑक्सीजन लेवल आप पे सारी चीज़ कम है। उससे पहले इलाज नहीं करें, उसको पता नहीं, तेरे को डॉक्टर को क्या पता क्या इलाज करना है और मरीज को क्या पता तेरे को क्या रोग हो गया है। 4 दिन में RT-PCR की रिपोर्ट आ रही है। 1 मशीन थी, 2 मशीन लगानी चाहिए थी, स्टाफ को बढ़ाना चाहिए था। सरकार कागजों में कहती है हमने कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पे सिविल हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं। फैकल्टी की बात लगा लो, फैकल्टी बंद थी। अब एक बात तो मेडिसिन का डॉक्टर एक कितने होने चाहिए? OPD 500 एक दिन की, तो डॉक्टर कितने होने चाहिए? 5 तो होने चाहिए। डॉक्टर भी एक इंसान है, कितना देख सकता है? एक डॉक्टर 500 मरीज को देख सकता है क्या? तो कम से कम 5 तो मरीज फिजिशियन होने चाहिए थे। इसी प्रकार ENT का एक डॉक्टर है, फंगल इन्फेक्शन होया, ब्लैक फंगस आया और ये डॉक्टर एक है ENT का, तो उसके पास भी पूरे संसाधन नहीं है। अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर है लेकिन संसाधन नहीं है, जो मशीन होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये होनी चाहिए। ऐसे आइज का रिटायर डॉक्टर हमारे बिठा रखे है, काबिल है, पूरी चीज़ है, लेकिन वो उसकी भी एक उम्र है बेचारे की, वो कितने दिन काम करेगा। तो वहाँ आइज में भी यही है, सर्जरी में भी यही है और दूसरे जो है गायनिक में भी ऐसे ही है। तो ये फैकल्टी डॉक्टर ही नहीं दे रहे तो इलाज कैसे होगा भाई? पूरा संसाधन भी दो, डॉक्टर भी दो, तो ही तो काम चलेगा ना। कमल सिंह जी, जिस अस्पताल में 70 डॉक्टरों की दरकार है वहाँ पे करीब 1.5 दर्जन डॉक्टर काम चला रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति तो बिगड़ेगी। बिल्कुल। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तो जो डॉक्टर हैं उनको भी उनके तबादला कराने के फिराक में रहते हैं। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, पिछले दिनों एक चर्चा चली
व्हाट्सएप ग्रुप में भी चली और भी चली, आम चर्चा चली, तो उन जनप्रतिनिधियों को लोगों ने नंगा भी किया। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कैसे सुधरेगी? सैनी साहब एक बात बता देता हूँ, काबिल कोई भी इंसान हो और ख़ास तौर पे जिसके हाथ में जीवन हो, डॉक्टर तो भगवान का रूप मानते हैं ना, अगर काबिल कोई डॉक्टर है और उसको राजनीतिक तौर पे कोई बदलना चाहता है, वो सबसे बड़ी मूर्खता का काम है। और दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को तुरंत प्रभाव से आज वो सरकार सफल होगी, आगे भी बताता हूँ, जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देगा। आगे जो दो ही समस्या रहेंगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अगर इसमें सरकार फेलियर होती है, वो सरकार कभी दोबारा आएगी नहीं। तो मैं मानता हूँ कि जो कोरोना के दौरान जो वायरस आया है, ऐसे वायरस और भी आ सकते हैं, उसकी तैयारी सरकार को रखनी चाहिए। जो एक आप PSC CHC में चले जाओ, वहाँ एक डॉक्टर है, वो जाता ही नहीं है, या जाता है तो उसके पास बेचारा इतना मरीज को देखना, उस संसाधन नहीं है, टेस्ट नहीं है वहाँ, आप कहीं तो ऑक्सीमीटर भी नहीं है, कहीं जहाँ और भी जैसे लैब है, लैब भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ जो जरूरत की चीज़ है स्वास्थ्य के लिए, वो सरकार को प्रबंध करना चाहिए। और पीछे कुछ हो गया, मैं कहता हूँ तीसरी वे में अगर ऐसा हो गया ना, तो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। इन जनप्रतिनिधियों को, सरकार को लोग माफ़ नहीं करेंगे। प्रधान जी, कोरोना की तीसरी लहर की बात आम चर्चाओं में है। WHO, ICMR ये भविष्य में बताते हैं भाई, अगर इस तरह का वायरस होगा तो उसमें ये दवाई कारगर होंगी। समय रहते हम अपनी दवाओं का पर्याप्त प्रबंध नहीं कर पा रहे, तो इसे क्या मानेंगे? आपको एक मैं छोटी बात बताता हूँ, वैसे तो नहीं करनी चाहिए अपनी बड़ाई या युवा कल्याण संकट नहीं करनी चाहिए। एक टाइम ऐसा है कि ग्लोव्स जो जरूरी होता है डॉक्टर के हाथ में, जी, वो भी नहीं थे सरकारी हॉस्पिटल में। ये तो सबसे सस्ती चीज़ है, जो मात्र 500 रुपये का आता है, 2 जो पीस होते हैं उसके, वो भी एक टाइम पर नहीं थे। डिमांड भेजते हैं, डिमांड आएगी, अप्रूवल आएगी, ये फलानी चीज़ आएगी, और जरूरत जो तुरंत हो एमरजेंसी, उसमें अप्रूवल तो पहले लेना चाहिए। जो भाई बेसिक है, आपका PP किट है, आपका मास्क है, सैनिटाइज़र है, ग्लव्स है, और जैसी दवाई है ब्लैक फंगस की है या जो दूसरी दवाई है। अब सरकार ने बता दिया कि इतने पैसे के हम एक मरीज़ को दे रहे हैं। किसी भी मरीज़ के जो किट जाती थी ना, उसमें ऑक्सीमीटर नहीं था। अगर आपने किट देखा होगा, जो सरकार कहती है 4000 रुपये की हम भेज रहे हैं, उसमें मात्र बताता हूँ 500 रुपये की चीज़ नहीं होती थी। तो ये कौन घोटाला कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में जिस मरीज के मतलब एक इंसान के जीवन से अगर खिलवाड़ करता है, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी बुरी बात है। सवाल तो ये कि जो मूलभूत दवाएं हैं, कोरोना काल में जो मूलभूत दवाएं काम आती हैं, कम से कम उसका तो हमारे पास पर्याप्त भंडारण होना चाहिए। ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर चलो नहीं दे पाए, लेकिन हम जो दवाएं हैं आम आदमी को जिससे ये राहत मिल सकती है कि आम आदमी को, वो तो पर्याप्त होनी चाहिए। उसके लिए भी हमें मुंह देखना पड़ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन था जो इसमें बहुत बड़ा वो कह रहे थे कि काम आएगा, वो खैर वैज्ञानिक की बात है, हमें तो पता नहीं काम आता है कि नहीं आता, वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। उसकी बड़ी मारामारी चली थी और कई संगठनों ने क्या नाम उसको डोनेट भी किया और भी किया। लेकिन मैं कह रहता हूँ कि WHO ना, उसको सब पता होता है, वो दवाई की गाइडलाइन भेज देता है कि ये दवाई इसमें कारगर हो सकती है, तो वो चीज़ मंगा के रखनी चाहिए भाई। अब ये इतना बड़ा स्टॉक है और दवाइयों का जो काम ही नहीं आ रही। आप जाके सिविल हॉस्पिटल देखो, पूरे बक्से भरे पड़े हैं जो काम ही नहीं आ रही। अरे मैं कहता हूँ जो WHO कह रहा है या डॉक्टर जो कह रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, वो मंगा के रख लो। अब कोरोना आएगा, तीसरी वे आएगी, आप इंतजार करो, फिर उसके बाद भागोगे। ये अब आपको सबक लेना चाहिए दूसरी वे से। तीसरी वे में अगर आप उनका इंतजार करोगे, फिर कोई दवाई मंगाओगे, जो भी एस्टिमेटर वगैरह मंगाओगे, तो मैं मानता हूँ ये मूर्खता कदम होगा। प्रधान जी का आखिरी सवाल, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे शिक्षण संस्थाएं भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद और भी धार्मिक स्थान हैं, और बाज़ार में जो भीड़ भाड़ होती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको भी सीमित रखना चाहिए ताकि संक्रमण ज़्यादा ना फैले?
देखो इसमें मैं सरकार का दोष नहीं मानता। देखो इसमें मैं देखो एक लिमिट होती है लॉकडाउन की, उसके बाद में इंसान या जो भी जिसने जरूरत है बेचारा कमा के खाने वाला आदमी है, वो घर में सरकार तो कुछ दे नहीं रही तो कहाँ जाएगा वो तो कमाने जाएगा। तो उसमें तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सरकार के भरोसे ना रह के खुद को सचेत रहना चाहिए, और जहाँ भी जाओ तो थोड़ा डिस्टेंस रखो, और क्या नाम मास्क का प्रयोग जरूर करो। अब तो मास्क कपड़े का मुड़ने लग गया है, डबल लगा लो भाई। हाथ 5 7 10 बार धोना चाहिए, आदमी को साफ करना चाहिए, कपड़े रोज आके बदलने चाहिए। ये चीज़ खुद उन्हें करनी पड़ेगी। सरकार के अगर भरोसे रहेगी तो आपका जीवन समाप्त हो सकता है। ये थे युवा कल्याण संगठन के प्रदेश संयोजक कमल सिंह प्रधान। शहर की और ज़िले की समस्याओं को लेकर उन्होंने